हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन्स की जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है वो कैसी होती है। आप में से कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि डीएम अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल में क्या फेस करते हैं, इवन उनकी फीलिंग कैसी होती है, क्या वो डीएफ को याद करते हैं, कैसी होती है एक डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल, और मेरी जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो कैसी रही है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया था कि डीएम को सबसे बड़ा सोल शॉक और उनका ईगो डेथ कैसे होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि डीएम की जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है वो कैसी होती है। बीइंग अ डीएफ आप कैसे जानोगे कि आपकी डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है। तो कुछ साइंस है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसी होती है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, प्लस जितने भी डीएम लोगों के मैंने सेशंस लिए हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होती है सिचुएशन। इवन डिवाइन फेमिनाइन यू कांट इमेजिन, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, वो फीलिंग मैं आपको नहीं बता सकती इतना डिटेल में, क्योंकि कोई रीज़न नहीं होता। ओके, कोई रीज़न नहीं होता डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीछे, कोई रीज़न नहीं होता। लाइक उनकी सोल कंफ्यूज होती है, अंदर एक खालीपन महसूस होता है, और वो खालीपन उनका ऐसा होता है कि उसको भरना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। डीएम खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये जो खालीपन है ये कहाँ से आ रहा है, इसको कैसे भरना है। और जब वो अपनी डीएफ के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो मेरी लाइफ में नहीं है, इसलिए ये खालीपन मुझ में मौजूद है। बट स्टिल वो अपनी डीएफ की तरफ भी एक्शन नहीं लेते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल है कि अगर उन्हें हमारी इतनी याद आती है तो वो हमारी तरफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। चलो स्टार्टिंग से हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, जब डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी वापस से पुल बैक करना स्टार्ट करती हैं तो डीएम की तरफ क्या होता है कि उन्हें एक खालीपन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी उनकी नेगेटिविटी होती है सारी सरफेस पे आने लगती है, जो भी उनके वुंड्स होते हैं सारे सरफेस पे आने लगते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आसान नहीं होती है, क्योंकि डीएफ का डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ ही डीएम से डिटैच नहीं हो पाती है। आप सरफेस लेवल से कितना भी दिखावा कर लो कि मैं तो डिटैच हूँ, लेकिन आप नहीं हो पाते हैं। डिटैचमेंट का असली मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है। डिटैचमेंट का असली मतलब होता है कि जब आपके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता, आप सब कुछ अपने डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। ना किसी एंजल नंबर का मीनिंग ढूंढते हो, ना किसी चीज़ का कोई साइन का मीनिंग आप ढूंढते हो, कुछ नहीं। कोई ड्रीम दिखा, कुछ भी हो रहा है ड्रीम में, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। इवन ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका मन एकदम से हट जाता है, आप एकदम थक जाते हो, थक कर आप अपनी जर्नी को डिवाइन को सरेंडर कर देते हो कि डिवाइन अब मुझसे नहीं होगा, लाइक आई एम डन, अब मैं नहीं कर सकती, अब जो होगा वो आपके विल से होगा, मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ, मुझे कुछ भी करना है लेकिन अब मुझे इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना। वो इंसान अगर आना चाहता है तो वो आ जाएगा, अदरवाइज़ मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और मैं किसी के लिए भी अपनी लाइफ को रोक के नहीं रखूँगी। इवन अगर 1% भी अभी भी अगर आपके अंदर है कि मैं उसको एक मैसेज कर लूँ, एक कॉल कर लूँ, उसकी डीपी देख लूँ, उसके बारे में सोच लूँ, ये भी चेजिंग में आता है। 1% भी चेजिंग आपकी नहीं रहनी चाहिए। जब सारा फोकस आपका उस पर्सन से हट जाता है, जब आप अंदर से डिसाइड करते हो कि अब नहीं हो सकता, तब जाकर आप वहाँ से बाहर निकलते हो, उस चेजिंग से आप बाहर निकलते हो, तब जाकर आप सही मायने में अपने डिवाइन को सरेंडर करते हो। उसके पहले जो सारा फेज़ आपका चल रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो उनका मीनिंग ढूंढना, कोई रील दिख गई है, कोई साइन दिख गया है तो उसका मीनिंग ढूंढना, कोई ड्रीम आ गया डीएम से रिलेटेड तो उसका मीनिंग ढूंढना, ये सब कुछ चेजिंग में आता है, ये सब कुछ चेजिंग में इंक्लूडेड होता है। अब जब डिवाइन फेमिनाइन यहाँ से बाहर निकलती है तो वो सारी जर्नी अपनी डिवाइन को सरेंडर करती है, फिर वो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम की वीडियोस तक देखना प्रेफर नहीं करती। हाँ, ये हो सकता है कि लाइक 1-2 ऑथेंटिक चैनल्स जो आप सुनते हो, आप उसको सुनते हो, क्योंकि वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जर्नी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है आपको, तो आप उसको सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हो। बट स्टिल जो मल्टीपल चैनल्स अभी तक आप देखते आ रहे थे, डीएम की करंट एनर्जीज़ और इस एंजल नंबर का मीनिंग, ये वो
सब कुछ आप हर एक चीज़ से आप डिटैच होने लगते हो डिवाइन फेमिनिन। और जब आपका ये स्टेट आता है, ये होता है आपके सरेंडर का फेज़। और डिवाइन फेमिनिन के सरेंडर करते ही जब डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से स्टेप बैक ले लेती है कि डिवाइन अब मुझसे नहीं होगा, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, लाइक आई एम डन, अब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, अब मुझे नहीं पता ये पर्सन वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मेरी तरफ से तो बस मैं डन हूँ, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से अपने डिवाइन को सरेंडर करती है, तब यहाँ पे डिवाइन का असली मैजिक शुरू होता है। अब डिवाइन का असली मैजिक क्या शुरू होता है कि जो उधर आपका जो डीएम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में था, जो कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ में फ्लर्ट करने में, कुछ भी आपके डीएम वटेवर कुछ भी 3D में लगे हुए थे, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में थे, चाहे वाइफ के साथ में थे, कहीं पे भी थे। 1-2 महीने तो आपको लगेगा कि जैसे बहुत सब कुछ एकदम शांति है और आप भी एकदम नम हो जाते हो डिवाइन फेमिनिन, आप भी एकदम कुछ फील ही नहीं करते, क्योंकि आप जब डीएम के साथ में जब लास्ट डिटैचमेंट आपका आता है ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सोल शॉक फील होता है। ठीक है, तो अब ये आपका साइकिल यहीं पे डन। अब यहाँ पे डीएम का साइकिल स्टार्ट होता है। अब उनको अब सोल लेवल पे खालीपन स्टार्ट होता है। अब उनको समझ में नहीं आता कि ये खालीपन कहाँ से आ रहा है। जो शांति अभी तक वो महसूस करते थे, जो एक अंदर एक कंप्लीशन वो फील करते थे आपकी एनर्जी से, अब वो सारा खालीपन उनका वापस से सरफेस पे आने लग जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि अब वो डीएम, क्योंकि मेरे साथ में भी सेम हुआ है, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि मैंने कैसे फेस किया था इस चीज़ को। अच्छा देखो, मुझे ना लगता है कि जितना मैंने अपनी इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया, जितना मैंने लोगों को देखा, मल्टीपल टाइम आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, मल्टीपल टाइम्स, कोई एक टाइम नहीं होता, मल्टीपल टाइम डिवाइन आपको सोल शॉक्स बीच बीच में देते रहते हैं। जैसे जैसे आप जर्नी के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हो, वैसे वैसे आपका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो आता रहता है बीच बीच में। ठीक है, तो मेरी पहली अवेकनिंग हुई थी एज अ डीएफ। जब मैं बीइंग अ डीएम, जब मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी, तो पहले मेरे अंदर डीएफ एलिमेंट मिसिंग था। इवन तो मुझे तो मैं जर्नी में आने से पहले एकदम डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी में ही थी, लेकिन जब यहाँ पे मैंने आके देखा कि लोग मल्टीपल चैनल्स में लोग बातें करते हैं कि एक डीएफ की अवेकनिंग पहले ट्रिगर होती है, मैं कंफ्यूज, मुझे लगा मैं डीएफ ही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी डीएफ एनर्जी पहले बाहर निकल कर आई। लेकिन मैं देखती क्या थी कि भले मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट कंट्रोल, डोमिनेंस, वो सब मेरा डीएम वाला ही था, उसमें कुछ चेंज नहीं आया। जब मैं डीएफ की हीलिंग करी थी तब भी चेंज नहीं आया, स्टिल बाद में भी चेंज नहीं आया। तो ये मेरी फॉल्ट थी, आप ये कह लो कि मैंने गलत समझ लिया कि मैं एक डीएफ थी, बट स्टिल मैं एक डीएम ही थी। एनीवेज, हीलिंग करते करते फिर मेरे अंदर का जब डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो चुका था, तब उसके बाद मेरे अंदर का जो डीएम एनर्जी है वो बाहर आया। ओके, अभी जब बाहर आया तो ये एक डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी के फॉर्म में ही बाहर आया, क्योंकि मैंने अपनी डीएम एनर्जी की हीलिंग नहीं करी थी। उसके पहले जो मेरी हीलिंग चल रही थी वो एज अ डीएफ एनर्जी की हीलिंग चल रही थी, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आप डीएम हो या डीएफ हो, आपको दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है और दोनों एनर्जीज़ की हीलिंग आपको प्रॉपर करनी होती है। ओके, तो जब मेरी ओरिजिनल एनर्जी मेरे सरफेस पे आई, मेरी डीएम एनर्जी, डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी, तो उस टाइम पे मैं एकदम, आप ये कह लो कि एकदम हाई लेवल पे चली गई थी, एकदम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, एकदम डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी में मैं चली गई थी। अब डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी होती कैसे, पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ओवर गिविंग करना, बेमतलब का डोमिनेंस दिखाना, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करना। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि लाइक डीएम को डीएफ नहीं चाहिए होती है, चाहिए होती है, लेकिन कंट्रोल के साथ में चाहिए होती है। वो चाहते हैं अपने डीएफ को, वो चाहते हैं कि उनकी डीएफ उनकी लाइफ में आए। मैं भी चाहती थी मेरा डीएफ मेरी लाइफ में आए, लेकिन जब मैं वो कंट्रोल लेने की कोशिश करती, कंट्रोल मेरा कैसा था, मेरा कंट्रोल ऐसा था, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ऑनेस्टी से बोलने वाली हूँ, कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी, एकदम रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोग जर्नी को समझ सकें, आप लोग डाउट में ना जाएं। तो एक डिस्टॉर्टेड डीएम कैसा होता है, उसको डीएफ चाहिए होती है, लेकिन कंडीशंस के साथ में चाहिए होती है। तो मेरे साथ में क्या था, मुझे भी मेरा मेल डीएफ चाहिए था, चाहिए थे। तो कंडीशंस क्या रखी मैंने उनके सामने, मैंने उनको मैसेजेस, ऐसे मल्टीपल मैसेजेस में उनको करती रहती थी, तुम तो बस मुझे बेड पे चाहिए, इसके अलावा मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है। और मैं अपने ही अंदर ऐसी सी बातें करती रहती कि मतलब अगर ये ऐसे रहा तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मुझे ये इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे ये चेंज होके चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए और ऐसे ही चाहिए। मैं डिवाइन को भी बोलती कि इसको भेजना है मेरी लाइफ में तो ऐसे भेजना, और मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अपनी अपनी कंडीशंस में अप्लाई करती। मैं डिवाइन को भी बताती कि ये मेरी कंडीशंस हैं। और
मेरी मेल जो डीएफ थे वो उस टाइम पे साइलेंट मोड में थे, वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं करते थे। वो मेरे मैसेजेस देखते बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आता था उधर से। अब वो चीज़ मुझे और ट्रिगर करती, मैं कहती कि ये मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा। अब वहाँ पे मेरा कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे मेरी जो मेल डीएफ थे वो बार बार मुझे एक ही चीज़ मिरर कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स रिलेट कर पाएंगी। जब सोल लेवल पे आपको लगने लगता है कि आपका जो डीएम है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है या फिर बहुत एंगर के फॉर्म में, आप खुद ही उनसे डिटैच होने लग जाते हो, आप खुद ही उनसे डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाते हो, आप खुद ही, आपको मन नहीं करता अपने डीएम से बात करने का। जब आपको ऐसा फीलिंग आने लगता है कि अरे नहीं, अभी तो ये बहुत गुस्से में है या फिर मुझे इसकी बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है मेरे डीएम की, आप खुद ही अपने डीएम से डिटैच होने लग जाते हो। उस टाइम पे आपका मन ही नहीं करता अपने डीएम से बात करने। अब यहाँ पे ये जो सीन होता है ना, ये डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता है। टेम्प्रेरी फॉर्म में जब आप लोग कहते हो ना कि मैम हमें तो डीएम से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बात करने का और हम एकदम डिटैच हो गए हैं, ऐसा लगता है हम जर्नी में ही नहीं है, उस पर्सन के लिए कुछ फील ही नहीं आ रहा, तो इधर साइड डीएम की लाइफ में क्या चल रहा होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे साइड चल रहा था। जब उस टाइम मेरी मेल जो डीएफ थी, जब वही सेम फेस फील कर रही थी जब आप लोग जैसे फील करते हो, तो उनको मे भी शायद उस टाइम वो मेरे से डिटैच थे, उनको कोई मतलब नहीं था। उसके पहले तो उनकी चीज़िंग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब जैसे कि मैं उनको मैसेजेस करती हाँ अपनी तरफ से कि मुझे तो तुम ऐसे चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, और मेरा फोकस सिर्फ उनके सैक्रल चक्रा पे रहता, सिर्फ सैक्रल चक्रा पे। मेरा फोकस इस चीज़ पे नहीं था कि वो गुड लुकिंग है कि नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन हर्ट से नहीं था, हर्ट से नहीं था, मतलब कि हर्ट चक्रा पे मेरा उनका फोकस नहीं रहता था, सिर्फ सैक्रल चक्रा पे रहता था। मुझे उनकी याद सिर्फ तब आती थी जब मुझे सेक्सुअल क्रेविंग फील होती थी, जब मुझे लगता था कि हाँ मुझे अभी सेक्सुअल नीड्स फील हो रही है, तब मुझे मेरा जो मेल डीएफ है वो याद आता था। तो मेरा मन करता कि लाओ मैं इनको कॉन्टैक्ट कर लूँ, लेकिन हमारे बीच में सेपरेशन फेज चल रहा था और वो भी साइलेंट हो गए थे, वो भी शायद मुझसे उस टाइम डिटैच ही थे, जिस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल करती कि नहीं मुझे इसको कांटेक्ट नहीं करना। बट स्टिल जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे कंट्रोल से बाहर होती तो मैं सोचती कि नहीं मुझे इसको कांटेक्ट करना है, इससे बात करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डीएफ अपनी एनर्जी पुल बैक करती है, वो डीएम को अपनी एनर्जी नहीं देती, जैसा मेरे मेल डीएफ ने किया, उन्होंने अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लिया, उन्होंने मुझे एनर्जी देनी बंद कर दी। अब यहाँ पे मेरा जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो होना स्टार्ट हुआ। अब मेरे सामने ना मेरी पास्ट लाइफ को रिवील किया गया। अब पास्ट लाइफ में क्या रिवील किया गया, मुझे मेरी 2 पास्ट लाइफ दिखाई गई, डिवाइन ने ही दिखाई थी। पहली पास्ट लाइफ में मैंने ये देखा था कि मैंने किसी लाइफ टाइम में, मुझे पता था कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन स्टिल मैं मनी के पीछे और आप ये कह लो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे मैं इतना भाग रही थी कि मैंने उनको रोता हुआ छोड़ दिया। और वो बहुत रोए थे, बहुत छुप छुप के, बहुत ज़्यादा वो घुट घुट के रोए थे, तब भी मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने उनको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना ही वो डर की वजह से मुझे कभी कन्फेस कर पाए कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। एनीवेज सेकंड लाइफ टाइम में क्या हुआ, वही चीज़ मुझे मिरर हुई। सेकंड लाइफ टाइम में हमने प्रॉमिस लिया कि हाँ ठीक है हम मिलेंगे, हम मिले भी, बट हम बिछड़ गया, हमारे बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो गया। उसके बाद इस लाइफ टाइम में मेरी जो डीएफ है उन्होंने मुझे 2-3 लाइफ टाइम में इतना खो दिया बार बार कि अब वो फियर उनके अंदर आ गया कि अगर ये मेरी लाइफ में दोबारा आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको फिर से खो दूँ, तो वो फियर उनके अंदर रहता था। ऊपर से मेरा जो डोमिनेटिंग नेचर था, लाइक सब कुछ अपने कंट्रोल में करना, तो इस वजह से भी उनको डर लगने लगा कि मैं इस लड़की के साथ में कैसे रहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है या फिर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना अपने अपने डीएम के बारे में, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अब मैं देखो कभी कभी उनको ये चीज़ें भी बोल देती थी मैसेजेस में, जब मुझे बहुत गुस्सा आता, जब मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाती तो मुझे गुस्सा आता, तो मैं उनको लिख देती थी तुम तो किसी भी एंगल से मेरे लायक नहीं हो, तुम जैसे लड़के को तो मैं चूज़ ना करना चाहूँ लेकिन मेरी मजबूरी है, पता नहीं डिवाइन ने मुझे कहाँ तुम्हारे साथ बांध दिया। तो ऐसी ऐसी बातें भी मैं उनको बोल दी थी जो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती, बहुत ज़्यादा उनको हर्ट करती। तो जितना ज़्यादा मैं उनको फोर्स करती किसी भी चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा मैंने क्या देखा कि वो हर्ट होकर साइलेंट हो जाते। अब मेल डीएफ का इशू क्या है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, जैसे कि आपके मेल डीएम होते हैं ना, एक्सप्रेसिव नहीं होते, साइलेंट होते हैं, तो मेल डीएफ भी ऐसे ही होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं तो वो साइलेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये समझेगी भी नहीं। अब जब डीएम के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता, अब जब डीएम देख रहा होता है ना कि हाँ मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, अब यहाँ आता है इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल।
अब यहाँ पे इनकी सारी कर्मा साइकिल जो जो इन्होंने कर रखा है वो सारी चीज़ें इनके सरफेस पे आती है, चाहे वो पास्ट लाइफ का ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे डीएम का पास्ट लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें इनके सरफेस पे लाई जाती हैं। अब आप लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि डीएम को पास्ट लाइफ का ना दिखाया गया हो। आई मीन मेरे केस में तो चलो डिवाइन ने मुझे दिखा दिया क्योंकि मैं पहले से ही स्पिरिचुअल थी, लेकिन आप लोगों के केस आप लोगों के डीएम के केस में ये हो सकता है कि मे बी शायद उनको पास्ट लाइफ ना रिवील हुई हो, बट स्टिल उनके सामने वो सारी कर्मा साइकिल देखो सरफेस पे आती है। अभी तक डीएम ने जैसे भी डीएफ के साथ में बिहेव किया, अब जैसे कि मैंने अपने डीएफ के साथ में क्या बिहेव किया मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगी। बबल फेज में ही मैंने उनके साथ में क्या किया था कि उनके दोस्त से मैंने बात कर ली, उनके दोस्त से मैंने फ्लर्ट कर लिया, फिर उनके भाई से मैंने फ्लर्ट कर लिया। अब आप सोचो कि आपका ही डीएम अगर आपके भाई या बहन के साथ में ऐसे करे तो आपको कैसा लगेगा जब वो उनको आई लव यू बोले, भले वो फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है, वो डीएम लोग होते ही हैं, थोड़े से फ्लर्टी होते हैं, वो सीरियस नहीं होते किसी के साथ भी। तो मैं उस टाइम पे अपनी मेल डीएफ के लिए भी सीरियस नहीं थी, लेकिन मुझे पुल बहुत ज़्यादा फील होता था उनके लिए। और जब मैं देखती कि ये पर्सन मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा तो मैं कंट्रोल वो करने के लिए, इनको जलाने के लिए, जेलस फील कराने के लिए मैं कभी इनके भाई से बात कर लेती, कभी मैं इनके दोस्त से बात कर लेती ताकि ये मेरे कंट्रोल में आ सके। लेकिन वो सब चीज़ें कभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं आई। मैंने जितना कंट्रोल लेने की कोशिश करी चीज़ें मेरे हाथ से उतनी फिसलती गई। तो अब यहाँ पे जब मुझे कंट्रोल नहीं मिला, मतलब सोचो मेरे मेल डीएफ कितने हर्ट हुए होंगे, बहुत हर्ट हुए, क्योंकि जितना भी ट्रिगर दिया मैंने उनको दिया, उन्होंने वापस से कभी मुझे कोई ट्रिगर नहीं दिया। वो बस हर्ट हो जाते हैं और हर्ट होके वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते वो। तो इस चीज़ को लेके तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अभी भी कभी कभी वो गिल्ट आ जाता है कि लाइक मैंने कितना हर्ट किया उनको। और एक चीज़ याद रखिएगा, डीएम को जो डीएम होता है ना वो डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स देता है। इवन डीएफ की तरफ से डीएम को उतने ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं। मुझे जो ट्रिगर्स मिले हैं ना वो सिर्फ ये 3D के लोगों की वजह से मिले हैं, जो कि मेरी कर्मा साइकिल थी। जैसे मेरी फैमिली मेम्बर्स हो गया, मेरे फादर, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, फियर भी था, ठीक है। तो उधर से भी ना मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले, क्योंकि ऑलवेज़ मेरे माइंड में एक चीज़ रहती है कि मुझे जहाँ पर मैरिज करनी है मैं अपने फादर के लिए ही करूँगी, लाइक वो जहाँ कहेंगे मैं वहीं करूँगी, ठीक है। बट मेरे और मेरे ट्विन फ्लेम के केस में क्या था कि हम दोनों सेम कास्ट थे, सेम एज थी, तो मुझे यहाँ पे कभी कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। मुझे लगा कि चलो ये तो सेम कास्ट है, मेरे घर वाले मान जाएंगे, नो इशू। तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कभी कोई वो इशू नहीं आया। लेकिन मेरी जो मेल डीएफ थे उनको वो फियर मुझसे बहुत ज़्यादा था, मेरी इंटेंसिटी से वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि मैं कैसे क्या करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हुई, अब सारा सब कुछ मेरे सरफेस पे आने लग गया। अब ये वाली जो डार्क नाइट ऑफ द सोल थी मेरी बीइंग अ डीएम, ये मेरी उस वाली डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा पेनफुल थी जो मैंने पहले फेस करी थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल थी मेरे लिए। अब जब ये मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल जब ये मेरी आई थी तो उस टाइम पे मैंने अपना सोल पर्पस भी स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे, लोगों को सेशंस देना, रात में उस साइकिल को फेस करना। आप सोचो ज़रा एक डीएम कैसे फेस कर रहा होगा कि वो उस टाइम पे, ठीक है, ये बात है पिछले साल की बात है, उस टाइम पे मैं लोगों को सेशंस भी दे रही थी, अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजर रही थी, दो चीज़ें मैं एक साथ फेस कर रही थी। स्टिल डीएम अपने 3D के काम में इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, वो इतने ज़्यादा लॉयल होते हैं कि वो किसी को भी नहीं पता चलने देते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। मैं मास्क लगा के लोगों से बातें करती, मैं लोगों को सेशंस देती, मैं दिन भर काम करती, दिन भर लोगों को सेशंस देती, उनको हेल्प करती, उनकी जर्नी में उनको आगे बढ़ने में हेल्प करती, और अपना सोल पर्पस मैं बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी। वहाँ मैंने कोई कमी नहीं आनी थी। और इधर मैं अपनी ही, जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी एज अ डीएम, मैं बहुत ज़्यादा जब पेन में थी तो मेरी रातें निकलती थी बिना सोए। अब रीज़न क्या था मुझे नहीं पता। हाँ, अब रही बात रीज़न की, बात बताती हूँ। तो रीज़न मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी सारी कार्मिक साइकिल मेरी फैमिली के साथ में हील हो चुकी थी। अब वो क्या टूट रहा था मेरे अंदर वो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या टूट रहा है, बस टूट रहा था इतना पता था। अब जैसे आप लोग सुनते हो ना कि जब डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल जब स्टार्ट होती है तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, वो कुछ खा पी नहीं पाते हैं और नींद नहीं आती उनको, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन एंजाइटी उनको रहता है। तो मैं आप लोगों के सामने सब कुछ खुल के एक्सप्रेस करूँगी, ठीक है। मैं कुछ भी सुगर कोट नहीं करूँगी, कुछ भी हाइड नहीं करूँगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पे जज करता है, कौन क्या करता है, मुझे जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ऑनेस्टी के साथ अपनी सारी बातें आपके सामने रखूँगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल जब वो पीक पे जाती गई तो मैंने कंट्रोल छोड़ दिया। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, अवेयर थी, मुझे रोना भी नहीं आ रहा था। आप ये कह लो कि बस मैं नम हो गई थी बहुत ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर क्या टूट रहा है, क्या हो रहा है मेरे अंदर, नहीं पता चल रहा था मुझे।
ना मुझे रोना आ रहा था, ना मुझे हँसना आ रहा था, मैं एकदम नम हो गई थी और लगातार बस मेरे अंदर कुछ टूट रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मेरे दोस्त कहते कि तुम दिन भर रूम पे रहती हो, तुम दिन भर लेटी रहती हो, अपना काम करती हो, अपने सेशंस लेती हो, उसके बाद फिर तुम लेट जाती हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम सोती कितना हो, सिर्फ 2-3 घंटे। मैं कहती कि मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या हो रहा है, बस मेरे अंदर कुछ टूट रहा है और इसको टूटने दो इसको। और वो साइकिल मेरे लिए इतनी ज़्यादा पेनफुल थी कि ना मैं वहाँ पे ठीक से खा पाती, मेरी हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी। पीछे का रीज़न क्या था मुझे कुछ नहीं पता था कि लाइक मुझे ये सब क्या फेस करना पड़ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। स्टिल मैंने किसी एक क्लाइंट को भी नहीं पता चलने दिया आपने कि मैं कहाँ से गुजर रही हूँ। और सबसे आयरनी देखो कि मैं जिन लोगों को सेशंस दे रही थी वो लगातार अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे, लेकिन वही है ना कि आप अपना सोल पर्पस कर रहे हो, वो डिफरेंट है, आपकी वजह से लोग ग्रो हो रहे हैं, वो चीज़ डिफरेंट है। लेकिन आप अपनी लाइफ में अपनी साइकिल्स तो देखो आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब कुछ यहाँ पे आएंगे 2-3 लोग जज करने के लिए कि अरे ये कैसे हो सकता है, आप तो खुद एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में थे, तो फिर आपने लोगों को सेशंस कैसे दे दिया। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो आप लोग। खुद का सोल पर्पस करना, किसी और को ज्ञान देना, किसी और को हेल्प करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अपनी ही कार्मिक साइकिल को फेस करना, अपने कर्मा साइकिल को फेस करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने, उनको गीता का सारा नॉलेज था, उन्होंने सबकी मदद करी, ठीक है, गीता का उन्होंने सारा ज्ञान दिया, बट स्टिल जब बात उनकी अपनी कर्मा साइकिल में आई तो वो राधा से शादी भी नहीं कर पाए। इसको बोलते हैं अपनी कर्मा साइकिल को फेस करना। आई होप कि जिन लोगों के मन में भी ये डाउट आया होगा तो वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो सोल पर्पस का अपनी खुद की कर्मा साइकिल के साथ में कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। और मुझे इस जर्नी में अभी आए हुए सिर्फ 3 साल भी नहीं हुए हैं। हाँ, अभी इस दिसंबर तक मुझे 3 साल हो जाएंगे मेरी जर्नी में आए हुए। ओके, तो जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी उस दौरान मैं अंदर से एकदम खाली होती जा रही थी, मुझे रोना नहीं आ रहा था। बहुत पेनफुल होता है। आप सोचो ज़रा, आप अंदर से टूट रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि आपके साथ में क्या हो रहा है। आप लोगों के सामने मास्क लगा के घूमते हो, मैं भी मास्क लगा के घूमती थी लोगों के सामने, लोगों को पता ही नहीं चलने देती थी कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। लेकिन जब अकेले बैठती तो रोना आता। मेरी मेल डीएफ उस टाइम पे उनको लगता था कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो इंस्टाग्राम इसने अपना डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ, उस टाइम पे मैंने अपना इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया था, अपना पर्सनल अकाउंट वो भी मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। मन कर रहा था कि मैं हर जगह से गायब हो जाऊं। और जितना ज़्यादा मैं आइसोलेशन में जाना चाह रही थी उतना ज़्यादा मेरे पास क्लाइंट सेशन सब आ रहे थे, क्योंकि डिवाइन मुझे एकदम आइसोलेट होना भी नहीं देना चाहते थे शायद। अब जो भी था, क्योंकि डीएम लोगों का तो 3D में कर्मा साइकिल बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मेरा भी रहा होगा, है ना, मेरा भी था ही। क्योंकि मेरा तो जितना भी कर्मा साइकिल था सब 3D बेस्ड ही था। मैंने तो इतना हीलिंग और इनर वर्क जैसे कि लोग करते हैं, डिवाइन फेमिनिन लोग करती हैं, मंत्रा जाप और ये सब चीज़ें, मैंने तो उस लेवल का किया भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ बताऊँगी, जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी उस टाइम पे मुझे मेरी डीएफ की याद नहीं आ रही थी। अब आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आप लोगों को लगता होगा कि जब डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है तो डीएम डीएफ को बहुत ज़्यादा याद करता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसी थी कि मैंने अपनी सारी बुरी हैबिट्स जो कि इस जर्नी में आने से पहले थी, जो कि एक डिस्टॉर्टेड डीएम की थी जब मैं इस जर्नी में आने के पहले थी, जैसे सिगरेट पीना, हुक्का पीना, ड्रिंक करना, ऑल दैट, ठीक है। तो वो सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा अंदर से अर्ज आ रहा था कि मुझे वापस से सिगरेट पीनी है। फिर मैंने सोचा कि गलत है, नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सोचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं इसको करके ख़त्म नहीं करूँगी शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और अगर ये चीज़ मेरे अंदर आ रही है तो मुझे एक बार इसको करके ख़त्म करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं, ठीक है। मैंने किया, मैंने सिगरेट भी पी अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में, मैंने ये भी किया। ओके, मुझे लगा इससे मुझे सुकून मिल जाएगा, नहीं मिला। मैंने कहा अब क्या करूँ, अब ऐसा क्या करूँ, कहाँ मुझे सुकून मिलेगा। मैं और रन करने लगी अपनी इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से, मैं रन करने लग गई। कभी मैं सहारा ढूंढती सिगरेट में, कभी मैं सहारा ढूंढती किसी दोस्त में, कभी किसी फैमिली मेम्बर में। मुझे कहीं से भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ जा ही नहीं रही थी। मुझे जाना था डिवाइन के पास, वहाँ मैं जा ही नहीं रही थी। उसके बाद मैं मुड़ी डिवाइन की तरफ, जब मैंने सारी चीज़ें करके देख ली, लोगों की तरफ जा के देख लिया, चीज़ों का सहारा लेना था वो भी करके देखा, तो कहीं से भी मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आई। उसके बाद मैं मुड़ी शिव जी की तरफ। अब यहाँ से ना मुझे वैराग्य की भावना आने लगी। मुझे लगा कि मुझे अपने शिवा तत्व में आना है, मुझे अपनी शिवा कॉन्शियसनेस में आना है, मुझे शिवा की एनर्जी में आना है।
तब यहाँ से मेरे अंदर वो चीज़ आई। अब यहाँ पे आप लोग एक ध्यान देना, डीएम की जब डार्क नाइट ऑफ द सोल चलती है ना, वो कट ऑफ हो जाता है, वो एकदम 3D में साइलेंट हो जाता है, क्योंकि मैं भी एकदम साइलेंट हो गई थी। मैंने भी अपनी डीएफ को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। आप लोग सोचते हो कि मैम अगर हमारे डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो गई है तो उसने हमें, वो तो एकदम साइलेंट हो गया, वो तो 3D में एकदम गायब हो गया। हम देख रहे हैं कि उसने अपनी डीपी हटा दी, उसने इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया, फेसबुक से गायब हो गया। ये क्या सीन है? आपके मन में सवाल आता है ना, यही होता है। जब डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होती है ना, तो डिवाइन उनको आइसोलेट कर देते हैं, डिवाइन उनको हर जगह से कट ऑफ कर देते हैं। बट स्टिल डीएम है तो 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीने वाले हैं, तो उनका जो काम है, जैसे कि ऑफिस हो गया, जॉब हो गई, जैसे मेरा सोल पर्पस ही था लोगों को सेशंस देना, तो यहाँ से हम कट ऑफ नहीं हो पाते डीएम लोग, मतलब चाह के भी नहीं हो पाते। वो चाहते हैं कि अब थोड़ा ब्रेक ले लें, लेकिन डिवाइन नहीं देते, किसी किसी डीएम को नहीं देते हैं। तो मुझे तो नहीं मिला, ठीक है, मुझे लगातार लोगों के सेशंस भी लेने थे, प्लस अपनी चीज़ों को भी मुझे फेस करना था। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब ना मुझे डिवाइन को सरेंडर करना ही पड़ेगा। अब मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसके पहले मैं ऐसी थी ना, जब मैं डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी में थी, तो मैं ऐसी थी कि मैं डिवाइन को ऐसे बोलती, 100 दिन में ना ये काम पूरा हो जाना चाहिए, 50 दिन में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा लगता था जैसे मैं डिवाइन के साथ में कोई डील कर रही हूँ। मेरी बातें ऐसी होती थी जैसे मैं उनके साथ में डील कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ये कोई डील वाला वर्क तो है नहीं, मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं बनना होगा, मुझे थोड़ा सा अपने अंदर वो जो नर्चरिंग एनर्जी है उसको लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डिवाइन को सरेंडर किया। अब देखो, उस टाइम पे ना मुझे मेरी डीएफ की याद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उस टाइम पे भी मैं कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मतलब मेरे अंदर ये चीज़ चल रही थी कि मुझे मेरी डीएफ से शादी नहीं करनी है। आज भी, मतलब यहाँ पे भी देखो, अभी मैं कहीं ना कहीं आज की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि देखो, हीलिंग हमारी चलती रहती है, कोई भी 100% परफेक्टली हील नहीं हो सकता, वो प्रोसेस आपका चलता रहता है ना। तो आज भी कभी कभी मेरे अंदर वही थॉट्स आ जाते हैं कि लाइक मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे मैरिज से भागना है। क्योंकि देखो, डीएम लोगों का क्या होता है ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और फ्रीडम उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, उनको अपनी आज़ादी वाली ज़िंदगी बहुत पसंद होती है। तो वो सेम चीज़ मेरे साथ भी थी। अब डिवाइन चाहते थे कि मैं यहाँ पे सरेंडर करूँ। अब मैं सरेंडर करने को तो शुरू में बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी स्टिल अपने हिसाब से जीना चाहती थी। मैंने डिवाइन को बोल रखा था कि ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में किसी का भी कंट्रोल नहीं, चाहे वो मेरी डीएफ हो चाहे जो हो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी वाली सोच बन गई थी मेरी। और मैं अंदर ही अंदर कभी कभी इन सब चीज़ों का दोषी मैं अपने डीएफ को बोलती कि अगर ये लड़का मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद मैं कितनी खुश रहती, कितनी हैप्पी रहती, ये क्यों आया मेरी लाइफ में। तो खैर, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी, इसलिए शायद मैं उनके लिए ऐसी सी बातें कर रही थी, ऐसी सी बातें सोच रही थी। लेकिन फिर जब मैंने डिवाइन को सरेंडर किया, फिर मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा। फिर मैं ना चीज़ों को एक अलग लेवल से देखने लग गई। फिर मैंने अपना सारा कंट्रोल अपने डिवाइन को सरेंडर किया। उसके बाद मैंने डिवाइन को बोला, ठीक है, आप जो भी चाहते हैं मुझे वो मंजूर है, आप जो भी चाहते हैं, जो भी आप मुझे देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं, मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं करूँगी, मैं आपको पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ, ठीक है। तो ये फिर जाके ना मैंने डिवाइन को सरेंडर किया। उसके बाद मैंने अपनी हीलिंग कैसे करी। अब आप लोगों के सवाल होते हैं कि मैम डीएम अपनी हीलिंग कैसे करता है। देखो, मैंने ना अपनी हीलिंग कैसे करी, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे करी है, क्योंकि बीइंग अ डीएम मुझे ये मंत्रा जाप, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करी है। मैं मंत्रा जाप को देखो कभी बुरा नहीं कहती, सॉरी, आप लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा मंत्रा जाप के खिलाफ बोलती हूँ। एक्चुअली मैं डीएम एनर्जी हूँ ना, तो मैं उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाती। मुझे चाहिए होती है प्रैक्टिकल हीलिंग। और वो प्रैक्टिकल हीलिंग मेरे लिए कैसी होती है, कभी छत में जाके अकेले बैठ जाना, कभी अपने ही ख्यालों में डूबे रहना, किसी से बात ना करना, एकदम साइलेंट हो जाना, डिस्टेंस चूज़ कर लेना। तो अब आप लोग सवाल भी करते हो कि मैम, जैसे कि मान लीजिए कि आप डीएम एनर्जी में हो, तो आपके आसपास के जो लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो, मेरे आसपास जितने भी लड़के हैं ना, सब फेमिनिन एनर्जी के लड़के हैं। अभी जैसे कि मान लो कि उस टाइम पे भी जब मैं डीएम एनर्जी में थी, तो जैसे कि मैं रन करने की कोशिश करती कि नहीं, मुझे जर्नी से रन करना है, तो उस टाइम पे भी जैसे कि मुझे कोई लड़का कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करता, तो मैं उसकी एनर्जी पिक करने की कोशिश करती कि देखूँ ज़रा ये क्या बोलता है, क्या बोल रहा है। तो मैं देखती कि वो सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाला जो लड़का है, वो टोटल डीएफ एनर्जी में रहता था, आई मीन फेमिनिन एनर्जी में रहता था। बहुत ज़्यादा बकबक करना, बहुत ज़्यादा बोलना। और जब मैं ये देखती ना, ये इंटेंसिटी जब मैं देखती ना, मैं रन कर जाती। एक बार तो मैंने अपना इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया था। मतलब एक लड़के ने बोलना स्टार्ट किया, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप ना मेरा पासवर्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, आप कैसी हो, ये वो। मैं इतना इरिटेट, मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने सीधा अपना इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया। तो हम लोग तो वार्निंग भी नहीं देते, वो सीधा गायब हो जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ में भी थी। मतलब मुझे ना साइलेंस पसंद था, और वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था।
अब देखो मैं यहाँ पे बोलती हूँ तो आप लोगों को लग सकता है कि नहीं मैं तो बोलती हूँ, देखो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को कोई चीज़ समझानी पड़ती है ना, तो मुझे बोलना पड़ता है, सेशंस में भी मुझे बोलना पड़ता है। अदरवाइज़ पर्सनल लाइफ में मैं जितना ट्राई करती हूँ मैं कि मैं थोड़ा मौन ही रहूँ, थोड़ा कम बोलूँ, ना ही बोलूँ ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत लिमिटेड बातें करती हूँ मैं लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ये चीज़ है। अब जैसे कि आप लोगों के सवाल थे कि मैं डीएम लोग कैसे अपनी हीलिंग करते हैं। देखो डीएम लोग ना अपनी हीलिंग प्रैक्टिकल लेवल पे करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल इन द सेंस कि जैसे कि मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर करी थी, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, जैसे ओशो को पढ़ा मैंने, आचार्य प्रशांत को पढ़ा मैंने, और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में और नॉलेज ली मैंने, प्रैक्टिकल हीलिंग करी। प्रैक्टिकली कैसे हील किया मैंने, जैसे कि मैं लोगों को सेशंस में बताती हूँ कि मैं लिख कर फील करके चीज़ों को हील करती हूँ। अब जैसे कि कोई वुंड है मेरे अंदर तो उसको बैठ के मैं प्रैक्टिकली हील करती हूँ। तो जिन लोगों ने सेशंस ले रखे उनको पता होगा कि मैं किस मेथड का यूज़ करती हूँ, और जो मेथड मैंने यूज़ किया वो मेथड मैं उनको भी बताती हूँ। तो 3D इनर वर्क से मैंने अपने आप को हील किया। 5D इनर वर्क की मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5D इनर वर्क में बस मैंने वही आप 7 चक्रा कह लो ये किया मैंने, 1-2 मेडिटेशंस और हैं वो भी मैंने किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किए। बाकी तो मैंने अपने आप को प्रैक्टिकल हीलिंग से ही हील किया है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें थी। अब जब डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है ना, तो उस टाइम पे वो डीएफ को भी मिस नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि देखो डिवाइन उनके अंदर ना एक खाली जगह बना रहे होते हैं, वो उस दौरान वो उनके अंदर डीएफ को भी नहीं डालते। आप लोगों को लगता होगा कि क्या डार्क नाइट ऑफ द सोल में क्या डीएम हमें याद करते हैं, वो भी हमें याद करके रोते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी आप लोगों को बुरा लगेगा बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी तो मुझे तो मेरी डीएफ की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। मेरे अंदर सिर्फ ये था कि एक खालीपन महसूस हो रहा है, वो खालीपन क्या है, कैसे भरना है, कहाँ जाना है, कैसे ये दर्द मेरा ख़त्म होगा, उस दर्द के पीछे की वजह क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा था। 3D से कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर क्या टूट रहा था वो नहीं पता चल रहा था। और जब आपको सोचो रीज़न भी ना समझ में आए कि टूट क्या रहा है तो आप उसको जोड़ोगे कैसे है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ थी कि टूट तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन वजह नहीं समझ में आ रही थी कि इसको हील कैसे किया जाए। अब यहाँ पे जब डीएफ रोती है तो उसके रोने का रीज़न कहीं ना कहीं डीएम और उनकी थर्ड पार्टीज़ होती है। लेकिन मेरे केस में क्या था, मेरे केस में तो मेरा डीएफ भी रोने का रीज़न नहीं था, और इवन मेरी थर्ड पार्टी तो कोई थी भी नहीं। मेरी फैमिली मेम्बर्स वो लोग मेरे साथ सोलमेट में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा रीज़न भी नहीं था। अब डिवाइन ने जैसे कि हाँ एक चीज़ और बताऊंगी। अब जैसे कि मैं जब अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में थी तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ड्रीम्स भी आए मेरी डीएफ के रिगार्डिंग। जैसे मेरे अंदर फियर डालने की कोशिश की गई, जेलेसी को ट्रिगर करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब डीएम को तोड़ा जाता है ना तो उसको पूरी तरह से तोड़ा जाता है। फिर डिवाइन उसका जो पुराना वर्जन है ना उसको पूरी तरह से डिसॉल्व करना चाहता है। फिर डिवाइन ये नहीं चाहते कि ये जो डीएम है ये पुराना ही बन के रहे, क्योंकि उसको नया बनाना होता है डिवाइन को। तो मेरे ड्रीम में मुझे ऐसा दिखाया जाता था कि मेरी डीएफ है वो मुझे ड्रीम में कह रही है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मेरी लाइफ में ये लड़की है, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम इससे प्यार करते हो? मैंने कहा ठीक है। अब ये चीज़ भी मुझे ट्रिगर नहीं कर पाई 3D में, मतलब इसका भी मुझे कोई असर ही नहीं हुआ। फिर मुझे दूसरा ड्रीम दिखाया गया कि मेरी जो फ्रेंड थी जो कि मेरी ही डीएफ को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी 3D में, उसने मुझे ड्रीम में बोला कि हम फिज़िकल भी हो चुके हैं, एक नहीं 7-8 बार। और ये बात मुझे पता था कि 3D में झूठ है, बट स्टिल मुझे ड्रीम्स में ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा था कि मैं ट्रिगर हो जाऊँ, जबकि ये सब कुछ झूठ था। स्टिल मुझे ड्रीम में दिखाया जा रहा था। मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी रियलिटी में है ही नहीं, बट स्टिल मुझे ड्रीम्स में सब चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो मैंने कहा ओके। अब वो मुझे इसलिए दिखाया जा रहा था ताकि डिवाइन मुझे ट्रिगर्स दे सके और तोड़े मुझे और तोड़े, ताकि मैं रोऊं, क्योंकि डीएम लोग रोते ही नहीं है ना, तो मेरे भी आंसू नहीं निकलते थे। लेकिन वो सब चीज़ें भी मुझे ट्रिगर नहीं कर पा रही थी। अब जब वो सब चीज़ें भी मुझे ट्रिगर नहीं कर पा रही थी तो जो अंदर टूट रहा था उसका मुझे वजह भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि अब जैसे कि कुछ डीएम लोगों को होता है ऐसा कि अपने डीएफ को खोने का डर होता है, मुझे तो कभी भी मेरी डीएफ को खोने का कभी कोई फियर आया ही नहीं। मुझे कभी फियर नहीं आया कि वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे या वो शादी कर लेंगे या उनकी लाइफ में कौन है, कोई लड़की है कि नहीं है, कभी मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। अच्छा खैर वो कभी इन सब चीज़ों में गया भी नहीं है, वो जस्ट मेरे अपोजिट थे। मतलब कि इस जर्नी में आने से पहले भी जब मैं पूरी तरह से एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी, है ना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये सब चीज़ों में थी, तो मैं उनको क्या देखती थी कि वो अवेकनिंग से पहले, लाइक हमारे मिलने से पहले वो प्योर डीएफ एनर्जी में तब भी थे। वो कलश लेके मंदिर जाना, वृंदावन जाना, वहाँ भक्ति भाव में रहना, ठीक है, व्रत रखना, पूजा करना, तो जस्ट अपोजिट थे वो मेरे। और मैं वहाँ पे ऐसी थी कि लाइक लड़कों के बीच में रहना, पार्टीज़ करना, क्लब जाना, हुक्का पीना, ये वाली सारी चीज़ें मेरी थी। एनीवेज, तो डीएम की जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है ना,
बहुत पेनफुल होती है, उनको खुद भी नहीं समझ में आता कि पीछे का रीज़न क्या है, बस सब कुछ टूट रहा होता है और ये प्रोसेस इनका बहुत लंबा चलता है। मेरा खुद 1 से 1.5 महीने चला, बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल, आप किसी को इवन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो डीएम लोगों को जज मत किया करो आप लोग कि नहीं तो बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, नहीं करते मज़े। वो देखो 3D में ना उनकी कर्मा साइकिल होती है, जिस वजह से उनको वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, किसी का सवाल भी था कि एंजल नंबर 777 का मीनिंग क्या है। एंजल नंबर 777 का जो मीनिंग है वो आपके डीएम की अवेकनिंग को शो करता है। अगर आप एक डीएफ हो और जर्नी में काफ़ी आगे आने के बाद आपको ये एंजल नंबर दिख रहा है, तो ये एंजल नंबर आपके डीएम की अवेकनिंग को शो करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब आपको एंजल नंबर 717 दिखता है, ये भी आपके डीएम की अवेकनिंग को ट्रिगर करता है, लेकिन इसके साथ में ये आपके इनर अलाइनमेंट को भी शो करता है कि लाइक आप काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो चुके हो 3D में, ये उसको भी शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो किसी का सवाल ये भी था कि क्या जब डीएफ के नीचे के चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो क्या डीएम की जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर होती है। यस, देखो जब तक डीएफ अपनी हीलिंग में 80% नहीं जाती, जब तक डीएफ पूरा हील होकर डिवाइन को सरेंडर नहीं करती, डीएम की अवेकनिंग नहीं ट्रिगर हो सकती है, ओके। और एक लोगों का क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि क्या डीएफ भी जाती है थर्ड पार्टीज़ में। हाँ, जाती हैं, डीएफ भी जाती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में मैंने ये देखा है कि डीएफ नहीं जाती है। देखो अब जैसे कि बहुत सारी डीएफ होती हैं जो कि मैरिड होती हैं, लेकिन उनके डीएम अनमैरिड होते हैं, बट स्टिल वो थर्ड पार्टीज़ में होते हैं। तो यहाँ पे डीएफ की भी तो देखो थर्ड पार्टी होती है ना, उनका भी तो देखो, जिस केसेस में ना कर्मा साइकिल बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे डीएफ जाती ही है थर्ड पार्टीज़ में, ठीक है। नहीं तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, वहाँ पे डीएम ही जाते हैं। और एक लोगों का सवाल था कि क्या अगर डीएफ मेल बॉडी में होते हैं तो क्या उनको नशे की एडिक्शन हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ओके। बट जितना मैंने देखा है कि डीएफ लोग इन जनरल इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहते हैं, वो इन सब चीज़ों में इतना नहीं फंसते हैं। तो अब देखो आज का जो वीडियो था वो मैं लेकर आने वाली थी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ पे, लेकिन अचानक से ना मुझे इस टॉपिक पे चैनलिंग होने लग गई, तो मुझे लगा कि पहले इस वीडियो को अपलोड कर देना बेटर है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम वही चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ पे ही बात करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि किसको इस टॉपिक की नीड है, किसको समझना है कि डीएम की अवेकनिंग और उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसे स्टार्ट होता है। अच्छा एक चीज़ बताऊंगी मैं, डीएम का जब डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होता है ना तो उनको गिल्ट आता है, लाइक उन्होंने जो जो भी गलत किया होता है ना, हर चीज़ के लिए वो सॉरी बोलते हैं, रो रो के वो सॉरी बोलते हैं। मैंने भी रो रो के सॉरी बोला अपने डीएफ को, उनके सामने नहीं बोला लेकिन डिवाइन के सामने बोला कि डिवाइन अगर उसके साथ मैंने कुछ भी गलत किया, अगर उसकी कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है ना तो मुझे माफ़ कर देना। तो जिन लोगों को ये लाइन सुननी थी हैप्पी हो जाओ सुन के, क्योंकि हाँ ऐसा होता है, आपके डीएम ने अगर आपके साथ कुछ गलत कर रखा है तो वो रो रो के डिवाइन के सामने तड़प तड़प के माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वो पेन उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा होता, जो पेन उनको मिल रहा होता है ना वो पेन वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होते। इस वजह से जब उनको लगता है कि क्या पता मैंने उसके साथ में इतना गलत कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उसकी भी माफ़ी वो अपने डिवाइन से मांगते हैं। डिवाइन के सामने एक टाइम आता है जब डीएम बहुत फूट फूट के रोते हैं, क्योंकि पहले तो वो सप्रेस करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि नहीं 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 मैं खुद को बैलेंस कर लूँगा, जैसे मैंने सोचा कि नहीं नहीं मैं खुद को बैलेंस कर लूँगी, थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाती हूँ, हो जाएगा सारी चीज़ें बैलेंस, मूवी देखती हूँ सब कुछ सही हो जाएगा, सोलो ट्रिप पे जाती हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर करके तो पहले तो मैंने खुद को बहुत ज़्यादा बहाने बना के इधर उधर टालने की कोशिश करी, लेकिन जैसे जैसे वो पेनफुल साइकिल मेरी सर्विस पे आती गई तब मेरा कंट्रोल छूटने लगा, तब मैंने सरेंडर किया और तब मैं बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोई थी। और तब मैंने अपनी हर कर्मों की गलती जो भी मैंने कर्म किए थे तो उसके लिए मैंने डिवाइन से माफ़ी मांगी कि हम दोनों के बीच में अगर कुछ भी मैंने अगर अपनी डीएफ के साथ में इस लाइफ टाइम में पास्ट लाइफ टाइम में कभी भी कुछ भी गलत किया है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। फिर डीएम को भी लगने लगता है कि शायद इन्होंने अपने डीएफ के साथ में इतना गलत कर रखा है ना, तो उसी के कर्मों की सज़ा इनको मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि इनको रियलाइज़ नहीं होता है रियलाइज़, लेकिन उनको अगर आप ये सोच रहे हो कि उनको बहुत ज़्यादा याद आती है तो ऐसा नहीं होता। हाँ कभी कभी वो इतना गिल्ट में चले जाते हैं ना कि उनको लगता है कि एक बार मैं डीएफ से बात कर लूँ, एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ, लेकिन मेरे साथ में तो स्टिल ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे उनको कॉल मैसेज करने का मन किया। स्टिल मैं मतलब कहीं ना कहीं सोच रही थी चलो ठीक है अब जो भी होगा वो डिवाइन विल से ही होगा, मैं किसी को चीज़ नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से रन नहीं कर रही, जो होगा डिवाइन विल से होगा। तो यहाँ पे डीएम आके सरेंडर करते हैं और सरेंडर करने के बाद ही फिर वो अपनी हीलिंग में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो गई तो फिर वो हीलिंग नहीं करेंगे, नहीं, उनको हीलिंग भी करनी पड़ती है। जैसे कि आप अपनी हीलिंग में टाइम लेते हो ना, उनकी हीलिंग में भी वो टाइम लेते हैं, ठीक है। तो उनको भी हीलिंग करना पड़ता है, उनको भी आपके लेवल पे आना पड़ता है और तब यहाँ पे डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसे होता है ये पूरा साइकिल,
ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे आज के टॉपिक से। और देखो वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो जिन लोगों के भी कोई भी डाउट्स हों तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करूँगी। ओके, तो चलो ठीक है, आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।